डायबिटीज का शक हमें होता कैसे है, उसका सिम्टम्स को जान करके। तो इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या है? पोलीयूरिया, पोलीफिजिया, पोलीडिप्सिया, यानी कि प्यास ज्यादा, भूख ज्यादा और पेशाब ज्यादा। इसके अलावा वजन कम होना, बहुत ज्यादा फटीग लगना, थकान लगना, वुंड हीलिंग देरी से होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। इसको क्लासिकल सिम्टम्स करते हैं वो यही है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड वेट लॉस। बिजी दिनचर्या आपका रहता है, ऐसे में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। खान पान के प्रति हम काफी सावधान रहते हैं। हम लोग आज भी ओल्ड स्कूल थॉट के मानने वाले हैं। अब सुबह में मेरा नाश्ता अगर मैं बताऊं तो मैं एक फल, बादाम और सत्तू लेता हूं मैं। दोपहर में हल्का रोटी चावल, रात को मैं सिर्फ हल्का खाना, एक रोटी, यानी कह लीजिए कि पुअर मैन्स डाइट इन द नाइट एंड अ किंग्स डाइट इन द मॉर्निंग। हम सभी इस बात से तो सहमत होंगे, जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए और कभी ये रुलाए। और ये बात सच भी है, क्योंकि यही चैलेंज लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम सभी अपने नॉलेज और मेहनत से अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन सफलता के इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह हम कई बीमारियों को न्योता देते हैं। हाल ही की अगर हम बात करें तो अपने आसपास हम देख सकते हैं कि हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज होने का खतरा है। और इसका अगर हम सही समय पर इलाज नहीं कराते हैं तो आने वाले वक्त में डायबिटीज की वजह से कई और बीमारियां भी हो जाती हैं। नमस्कार, मैं शांभवी सिंह कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो में आज आपकी होस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणाम से कैसे हम उसका बचाव करेंगे। साथ ही साथ उसके बारे में सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ देश और दुनिया के जाने माने एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय पटवारी धनबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय पटवारी, आपका हमारे कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो में स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और अगर हम अपने खान पान पर डेली वॉकिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो डायबिटीज और कई अन्य बीमारियों से हम बच सकते हैं, और इंसान जो हम पब्लिक जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी से जी सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डायबिटीज एक जीवन शैली की बीमारी है और हम अपनी जीवन शैली को सुधार करके ही हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो स्वस्थ जीने का सबसे प्रमुख कारण है कि हम अपनी जीवन शैली को सुधार करें, अपने खान पान को सुधार करें, व्यायाम करें और एक पॉजिटिव माइंड में सोचें, स्ट्रेस ना लें। तो अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो हमको बीमारियां कम होंगी, और ऑब्वियस है बीमारी कम होगी तो हमारा जो जीवन है वो काफ़ी स्वस्थ और अच्छा होगा। डॉक्टर अजय पटवारी, हम जिंदगी के सफर की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डॉक्टर बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और एंड्रोक्रोनोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करने के पीछे क्या कारण है, और अब तक आपने कई मरीजों को ट्रीट किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप हमारे दर्शकों से जरूर साझा करें। बिल्कुल, जहाँ तक मेरे डॉक्टर बनने का सवाल है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। जब मैंने 12 पास की उस समय मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था। हमारी इच्छा खुद की थी कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएं। तो जब 91 में मैंने 12 पास की तो हमने सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, जैसे IIT, ISM। मैंने मेडिकल का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन हमारे पिताजी की इच्छा और दादी जी की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने। और वो मुझे घर में भी, जैसे बचपन में दादी मुझे डॉक्टर करके बुलाती थी, तो फिर अगले साल से चूँकि मेरा बायो ऑप्शनल था, फिर मैंने थोड़ा बायो में ध्यान देना शुरू किया। और फिर मेरा 93 में एंट्रेंस एग्ज़ाम में हुआ। उस समय पे बिहार झारखंड कंबाइन हुआ करते थे जी। तो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा ऑल बिहार 4th रैंक था और मुझे पटना मेडिकल कॉलेज मिला, जहाँ से मैंने MBBS की। फिर चूँकि हमारी मदर को खुद डायबिटीज़ था तो शुरू से ही मेरे को डायबिटीज़ के बारे में जानकारी लेने की एक आदत थी, उसकी एक इंटरेस्ट था। तो एक हमारे फ्रेंड ने चेन्नई में जो WHO का सेंटर है, MB हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज़,
उसने वहाँ से जब पास की तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे लगा कि मुझे डायबिटीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से MBBS पटना से पास होने के बाद मैं चेन्नई चला गया, जहाँ से मैंने ये डायबिटिक का कोर्स किया और वहाँ प्रैक्टिस की। फिर चेन्नई अपोलो ज्वाइन किया। तो जो मेरा ये सफ़र है वो पटना से चेन्नई, चेन्नई में चेन्नई अपोलो हो करके फिर मैं धनबाद में आकर के अपनी प्रैक्टिस चालू किया। फिर आपने पूछा मेरा सफ़र कैसा रहा डायबिटीज़ का, तो पेशेंट का अभी तक का मेरा ये सफ़र है कि जब मैं धनबाद में आया तो लोगों को बहुत कम जानकारी थी। डायबिटीज़ को लोग एक बीमारी समझते थे, लेकिन एक है कि जिसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अब उसके कारण क्या होता था कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे थे। तो एक होलसम ट्रीटमेंट जो होता है डायबिटीज़ का, सिर्फ शुगर कंट्रोल की नहीं है डायबिटीज़ का मतलब होता है आपके शरीर को पूरा स्वस्थ रखें। डायबिटीज़ से होने वाले, मधुमेह से होने वाले आपके आँख, हार्ट, किडनी, नस जो खराब होती हैं उनको खराब होने से बचाएं। तो ये एक हमने कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ एक शुरुआत की और उसी सफ़र पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर अजय, हमारे जो शो का टैगलाइन है वो ये है कि व्हेन वी मेट फॉर गुड हेल्थ। तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो दिनचर्या वो काफी बिजी रहता है, लेकिन ऐसे में आप डे टू डे कैसे लाइफस्टाइल को अपनाते हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए? जैसे धनबाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पार्क ये सब नहीं है जहाँ आप अपना जाके एक्सरसाइज कर सकें। तो ऑब्वियस है कि हम एक ट्रेडमिल तो लेते हैं, रोज़ सुबह हम उसमें 40 मिनट ट्रेडमिल एक एक्सरसाइज करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं। हम और मिसेस दोनों मिल करके आधा घंटा रोज़ योग व्यायाम करते हैं। प्लस हमारे छत पे एक बहुत सुंदर गार्डन है जहाँ हम लोग रोज़ शाम को गार्डनिंग करते हैं। तो सुबह में ये एक्सरसाइज करते हैं, शाम को गार्डनिंग करते हैं, थोड़ा योगा मेडिटेशन करते हैं। बीच में हमारे यहाँ योगा की क्लासेस भी हम लोग चलाते थे मरीजों के लिए। तो ये एक्सरसाइज, योगा, गार्डनिंग का मिक्स है। उसके अलावा डाइट है, अगर आपको आश्चर्य होगा तो डाइट में आज भी हम पुरानी डाइट ही लेते हैं। जैसे सुबह में हम सत्तू ही पीते हैं, सिर्फ फल और सत्तू। उसी तरह रात को हम बहुत हल्का खाना लेते हैं। तो कहते हैं ना कि रात को गरीबों की तरह खाओ और सुबह एक राजा की तरह खाओ। तो ये एक जो पुरानी कहावत है उन्हीं को मानते हुए हम अपनी सेहत का ख्याल रखे हुए हैं। सर, हमारे शो का जो टैगलाइन है वो ये है कि व्हेन वी मेट फॉर गुड हेल्थ। तो हम जानना चाहेंगे सर कि काफी बिजी दिनचर्या आपका रहता है, ऐसे में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ आसपास में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा पार्क और सब नहीं है जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकें। तो हमने घर में ही एक ट्रेडमिल लाई है। हम रोज़ सुबह उसमें 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं। उसके अलावा हम और मिसेस जो हैं रोज़ सुबह आधा घंटा योगा करते हैं, ऑनलाइन योगा क्लासेस ले करके। बीच में ट्रेनिंग भी ली थी हमने। उसके बाद फिर हम लोग रोज़ वहाँ पे आधा घंटा रोज़ योगा करते हैं। और शाम को मैं ये देखता हूँ कि हफ्ते में 4-5 दिन हम खुद से बागवानी करते हैं। मेरी छत जो है उस पर बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा पार्क बनाया हुआ है। काफ़ी गमले हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो बहुत ही सुंदर है वो। और हम और वाइफ दोनों 40 मिनट आधा घंटा रोज़ शाम को ये देखते हैं ज़रूर हैं कि हम लोग खुद से बागवानी करें। इससे आपका सेहत भी अच्छा रहता है, प्लस आपको एक बहुत सुंदर बगीचा भी मिल गया है। दूसरा, खान पान के प्रति हम काफ़ी सावधान रहते हैं। हम लोग आज भी ओल्ड स्कूल थॉट के मानने वाले हैं। अब सुबह में मेरा नाश्ता अगर मैं बताऊं तो मैं एक फल, बादाम और सत्तू लेता हूं। मैं दोपहर में हल्का रोटी चावल, रात को मैं सिर्फ हल्का खाना, एक रोटी, यानी कह लीजिए कि पुअर मैन्स डाइट इन द नाइट एंड द किंग्स डाइट इन द मॉर्निंग। जी। तो ये खान पान, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का जो मिशन है, प्लस कोशिश करता हूँ खुश रहने की, ताकि किसी तरह का मुझे स्ट्रेस ना हो। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तनाव, जैसे ही आप तनाव रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके अंदर वो हार्मोन्स होते हैं जो आपकी सेहत को बिगाड़ते हैं। तो एक सेहतमंद की जीने के लिए, एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए आपको खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, हम जानना चाहेंगे कि आखिर डायबिटीज़ क्यों और कैसे होता है और क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। और अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो भारत में डायबिटीज़ के काफ़ी मामले देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि क्यों होता है डायबिटीज़, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं कि डायबिटीज़ क्यों होता है, तब तक आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे। समस्या क्या है वो जानना जरूरी है जी। डायबिटीज यानी मधुमेह जो है, उसके होने का मेन कारण है हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया है। आज हमारी जीवन शैली क्या है, पहले हमारी जीवन शैली क्या थी? अगर आप एक जेंट्स और एक लेडीज को लेकर के देखें तो पहले लेडीज सुबह उठ करके खेत में जाती थी या घर के काम करती थी, सिलवट यूज होता था। आज उसके बदले में मिक्सर आ गया है, कपड़े खुद धोते थे,
आजकल वो भी मशीन हो गई हैं, तो सारा सामान जो है वो मैकेनाइज्ड हो गया है। अब एक जेंट्स को देखिए, मान लीजिए गांव का है तो वो खेत में जा रहा है, तो क्या है कि आजकल सारी मशीनी से खेती हो रही है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे सुखाने का काम हो, चाहे काटने का काम हो, तो सब चीज़ मैकेनाइज्ड हो गया है। यानी हमारी जीवन शैली आरामदायक हो गई है। दूसरा, हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी तो कमी है। खान पान देखिए, पहले हमारा क्या खान पान था, मोटा खान पान था। आजकल रिफाइंड हम खाना खाते हैं, मैदा का सामान ज़्यादा खाते हैं, घी तेल का सामान ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो हाई कैलोरी डाइट है, ये विथ फिजिकल इनएक्टिविटी, माने खान पान में कैलोरी ज़्यादा, एक्सरसाइज कम, इसके कारण क्या हो रहा है, आपका कैलोरी जो है बर्न नहीं हो रही है, शरीर में जमा हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक पेंडेमिक है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज टुगेदर। कई बार हम लोग कहते हैं डायबिसिटी। तो ये जो पेंडेमिक है डायबिटीज और ओबेसिटी की, प्लस हमारे पास सुख बहुत बढ़ गई है, लेकिन स्ट्रेस देखिए, पहले के लोग जितने खुश थे हम उतने खुश नहीं है। आज आपके पास हर सुविधा है, फोन पे हर आदमी का अपना अलग फोन है, घर में हर आदमी की बेडरूम में एक टीवी है, मतलब हर सुविधा है आपके पास, लेकिन तनाव पहले से बहुत ज्यादा तनाव है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके शरीर में वो हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपका शुगर बढ़ाते हैं, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड, कैटेकोलामिन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये तब पैदा होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं, और ये हार्मोन्स आपके शुगर बढ़ाते हैं, ये एंटी इंसुलिन के काम करते हैं। चौथा, आज आप देखिए जो हमारी सरकार की जो पॉलिसीज है, आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब की दुकानें हो गई हैं। बिल्कुल। और सिगरेट महंगी हो रही हैं, लेकिन आज आप देखिए 12 साल, 15 साल, 14 साल के लड़के को गुटखा और सिगरेट ये सब खाते हुए मिल जाएंगे आपको। तो नशा जो है वो काफ़ी कॉमन हो गया है, यंग एज में लोग नशा कर रहे हैं क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी है। चौथा जो है, आज का जो युवा है वो जो काम कर रहा है वो एक चेयर पे बैठ के काम कर रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आज इंडिया उसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हम लोग कहते हैं सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग, यानी कि अगर आप लगातार कॉन्टिन्यूअस बैठे रहते हैं तो उसमें उतना ही खतरा है जितना एक स्मोकिंग करने से खतरा। तो ये जो सारे कारण हैं, आपका खान पान में बदलाव, मोटापा, तनाव, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई कैलोरी डाइट, स्ट्रेस, नशा, ये सब कारण है शुगर होने के। दूसरा पोल्यूशंस है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपके पास जगह कम है, पैदावार ज़्यादा करना है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप खूब ये पेस्टिसाइड्स और यूरिया ये सब यूज़ करते हैं, जो कि आपकी खराब सेहत का कारण बन रहा है। तो चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, ये सब एक कारक है आपके खराब सेहत के लिए। तो ये सब कुछ कारण हैं डायबिटीज़ के जो ये हो रहे हैं, और भारत में क्यों बढ़ रहा है, तो अगर आप देखेंगे, इस बात पे गौर करेंगे, तो हम लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, हमारे अब गांव नहीं रह गए। छोटे शहर, चाहे आप धनबाद को देख लीजिए आज से 20 साल पहले, आज ये किसी शहर से कम नहीं है। हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है, मॉल्स हैं यहाँ, 10-12 मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये एक शहर ही हो गया। तो जब आप अर्बनाइजेशन जाते हैं तो आज आप देखिए शहर में यहाँ पार्क नहीं है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी नहीं है। स्कूल्स में क्या है, आज आपके स्कूल के कैंटीन में क्या खाना मिल रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड मिल रहा है। आज आपको बाजार में आप कहीं पे भी निकल जाइए, शाम को खाने में क्या है, चाउमीन है, पास्ता है, बर्गर है, पिज्जा है, बस यही है। तो आज का युवा यही खाना खा रहा है। मैं आपको अगर एक हकीकत बताऊं तो देखिए क्या है, आज जो बच्चा 5 साल का है, माँ जब उसको खाना खिलाती है तो मोबाइल ऑन करके दे देती है, बिना मोबाइल के वो खाना ही नहीं खाएगा। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें कारण है कि भारत में ये बढ़ रहा है। प्लस एक साइंटिफिक रीजन और एक ये भी कहते हैं थ्रिफ्टी जीन्स। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में कहें तो पहले भारत एक ऐसा देश था जिसमें फूड स्कार्सिटी थी, जैसे फेमाइन होते हैं, मतलब उसमें आपको खाने की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। तो अब उससे भारत एक ऐसे देश में आ गया जहाँ खाना आसानी से उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है, और हाई कैलोरी डाइट उपलब्ध है। तो हमारी जो जीन्स हैं वो बनी हुई हैं उस तरफ की जहाँ खाना कमी थी, और अब हम एक्सेस फूड की तरफ में आ गए, तो जिसके कारण डायबिटीज का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। इसको हम थ्रिफ्टी जीन्स कहते हैं।
डॉक्टर अजय, हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज के डायग्नोसिस में कितनी एडवांसमेंट हुई है और कैसे हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है। इसका कितना फायदा भी देखने को मिल रहा है प्री डायबिटिक जांच में। देखिए, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज वो आज भी है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसको हम लोग OGTT कहते हैं जी। इस टेस्ट में हम लोग ओवरनाइट फास्टिंग, मिनिमम 10 to 12 आवर्स फास्टिंग होने के बाद पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं। फास्टिंग में एक ब्लड ग्लूकोज लेते हैं, उसके बाद हर आधे घंटे पे उसका एक ब्लड शुगर जांच लिया जाता है। ये लेकिन बहुत कम्बरसम होता है, पेशेंट को उतने देर रुकना पड़ता है और पेशेंट को एक सुबह सुबह ही आना है। तो अगर उसके बाद हमने देखा कि इसमें कई पेशेंट लोगों के लिए मुश्किल होता है जांच कराना, तब फिर हम लोग HbA1c जो है वो एक नया टूल आया है। HbA1c एक है टेस्ट जिसमें आपका 3 महीने का शुगर का एक एवरेज पता चलता है। तो अगर HbA1c 5.7 से नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक है, 7 से 6.5 है तो आप प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक है। ये टेस्ट हम लोग कभी भी कर सकते हैं, इसका फूड से कोई रिलेशन नहीं है कि आपको फास्टिंग होना है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट जब भी आपको दिखाने आता है किसी भी समय पे आप उसको कर सकते हैं। और चूंकि एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, यानी कि आप अपने क्लिनिक में खुद से कर सकते हैं, तो पेशेंट को रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाती है, पेशेंट किसी भी समय कर सकता है। तो डायग्नोसिस में आसान है, आप इलाज तुरंत चालू कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को 2-3 विजिट की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक बार टेस्ट दिया फिर रिपोर्ट लेने आया। तो ये बहुत ही आसान टेस्ट है जिसको ये किया जा सकता है। बट स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड इज स्टिल अभी भी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ आपको है या नहीं, या इवन आपको प्री डायबिटीज़ है या आपको डायबिटीज़ आने की आशंका है। और अगर डायबिटीज़ है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, कि आपको कितनी दवाइयाँ चलनी चाहिए, ये भी HbA1c के थ्रू माध्यम से पता चल जाता है। आप काफी लंबे समय से डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप किससे ज्यादा चैलेंजिंग मानते हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके डायबिटिक को डिटेक्ट करने में, उनके ट्रीटमेंट में, या फिर पेशेंट जो है वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते, फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, धनबाद जैसे शहर में सबसे बड़ा चैलेंज है डिटेक्शन एंड फॉलो अप। जी। यहाँ चूंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जहाँ आपको हल्की शुगर बढ़ी हुई होगी तो पता नहीं चलेगा। तो जब शुगर पता नहीं चलती है तो लोग जांच नहीं कराते हैं, तब क्या होता है कि बीमारी बहुत एडवांस चली जाती है। तो डिटेक्शन एक वाकई में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, वहाँ आपको 30-35 साल के हर युवक अपना एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराता है, जो यहाँ नहीं है। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जानकारी का भी अभाव है, लोग उतने जानकार नहीं है। तो ये एक तरह से ये एक जो इंटरव्यू है लोगों के बीच जाएगा तो उनको पता भी चलेगा कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आप एक स्क्रीनिंग जरूर कराओ। और हमारी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो एक कोशिश भी कर रही है कि शुगर को एक वाइटल साइन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए। वाइटल साइन होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, पल्स है, तो उसी तरह ये एक वाइटल साइन जब हो जाएगी तो कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल को विजिट करता है तो उसका शुगर जांच जरूर किया जाएगा। जैसे किसी का भी पल्स, BP, टेम्परेचर जांच करते हैं तो उसी तरह उनका शुगर भी जांच किया जाएगा। अभी इसको एक वाइटल साइन के रूप में मान्यता नहीं मिली है, बट हम लोग की कोशिश है कि चूंकि शुगर इतनी बढ़ रही है, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको एक वाइटल साइन के रूप में इंक्लूड करें। फिर भी हम लोग की कोशिश रहती है कि जगह जगह कैंप कर करके हम उन लोगों को चिन्हित करें जो डायबिटीज है लेकिन उनको पता नहीं है। इसलिए जितने लोगों को डायबिटीज है उसको हम लोग कई बार कहते हैं डेट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, उनको पता नहीं है। तो डायबिटीज जो है वो डायग्नोसिस तो एक चैलेंजिंग है। ट्रीटमेंट देखिए, मरीज के पास आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कोविड के में ये देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो है फॉलोअप। पेशेंट को आप बुलाते हैं 2 महीना बाद, 1.5 महीना बाद वो नहीं आता है। क्या होता है, वो दवाई छोड़ देता है। आज उसको दिक्कत है, शुगर 400 है, उसको दिक्कत हो रही है, वो दवाई खा रहा है। 4-5 महीने दवाई खाने के बाद क्या है, उसको लगता है कि हम मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, हम सही हो गया, वो दवाई छोड़ देता है। उसके पीछे क्या होता है कि कई लोग उसको सलाह देंगे एक अंग्रेजी दवाई मत खाओ। अंग्रेजी दवाइयों के प्रति लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि ये खराब कर देती है, तो वो दूसरे पैथी में चला जाता है और बीच में वो शुगर जांचता नहीं है, इसलिए उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो उसको पता नहीं चल रहा है।
कई बार होता है घर में ही उसके कई लोग सलाह दे देंगे, उसके रिश्तेदार हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज डॉक्टर इतने हैं, इवन आपके घर में जो काम करने वाला है आप उसकी भी सलाह मान लेते हैं जी। डायबिटीज के मामले में। वो आपको बोलेंगे कि ये पत्ता खा लो, ये फूल खा लो, ये सहजन के फूल खा लो, तो वो आप उसको खा लेते हैं। मतलब सेहत के प्रति आप ये नहीं सोचते हैं कि जो व्यक्ति को जानकारी नहीं आप उसकी भी सलाह ले रहे हैं, तो आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं। आपके मन में कॉन्सेप्ट है कि मेरा शुगर तो कंट्रोल हो गया, अब हमको दवाई छोड़ देना है। तो ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जिसके कारण ही क्या होता है, फॉलोअप अच्छा नहीं होना था। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जो है इंडिया में बहुत कम उम्र में और बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर अजय, अभी आपने HbA1c के बारे में बताया, तो चाहूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर कैसे की जा सकती है। जैसे HbA1c तो हो गई लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज, जहां आपको एक 3 महीने का शुगर का एवरेज पता चल रहा है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग की भी जरूरत होती है। तो एक SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, जहां आप ग्लूकोमीटर के थ्रू घर में खुद से करते हैं, उसमें आप 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, ये 3 पॉइंट हो गई। अगर आपको फास्टिंग ब्लड शुगर नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद, डिनर के 2 घंटे बाद करना है, तो ये हो गई 4 पॉइंट। उसी तरह फास्टिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, तो ये 7 पॉइंट हो गई। तो कस्टमर के, पेशेंट के नीड के हिसाब से एक डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि आप 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट मॉनिटरिंग करें खुद से, घर से, ग्लूकोमीटर से। कई लोगों के मन में शंका होती है कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग सही नहीं होती है, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड ग्लूकोमीटर हैं, जो ISO ISI मार्क्ड हैं, तो ये सब जो ग्लूकोमीटर हैं जिनकी क्वालिटी उम्दा है, इनसे आप ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं और वो काफ़ी मान्य होती है। हम लोग ग्लूकोमीटर से हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं, डायग्नोसिस नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये हमें एक अपना बताता है कि हमारा शुगर सही है, नॉर्मल रेंज में है, बढ़ा हुआ है, और उसके हिसाब से हम डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो वो उस पर एक्शन लेते हैं। अब उससे भी जो एडवांसमेंट है वो है CGMS, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक रनिंग कमेंट्री की तरह है। इसमें एक चिप होती है जो हम आपके शरीर पे, एब्डोमेन पे या आपके हाथ के बाह में लगा देते हैं। अब इसमें हम लोग 7 डेज, 14 डेज का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक ऐप के थ्रू या मोबाइल में ब्लड शुगर आपकी आती रहती है, हर मिली सेकेंड का आपके ब्लड शुगर में फ्लैश करते रहता है, एक रनिंग कमेंट्री की तरह आपकी शुगर कितनी है, 170, 170.5, 171, 150, तो हर सेकेंड का आपको अपने ब्लड शुगर पता चल रहा है। तो इससे क्या है, आपको आज का पूरा दिन का फ्लक्चुएशंस, आज और कल का फ्लक्चुएशंस, आज आपने वीकेंड्स में आपने बाहर जाके खाए हैं तो उस दौरान आपके शुगर्स क्या रहे और आप इमीडिएट क्या एक्शन ले सकते हैं, ये इससे पता चलता है। तो CGMS एक रिवॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमारा इंटरडे फ्लक्चुएशन होता है वो हमें पता नहीं चलता है, और हमने ये देखा है कि जो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं ये भी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। तो जितना हम कम फ्लक्चुएशंस करेंगे, जिसे हम टाइम इन रेंज कहते हैं, हमारा ब्लड शुगर जितना टाइम इन रेंज में रहेगा हमारे कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होंगे। तो ये एक मॉनिटरिंग जो है हर लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि बिना, जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब जानोगे तभी आप उसका उपाय कर पाओगे। सबसे जरूरी है जानना, उसके लिए जरूरी है जांच करना। और CGMS एक बहुत अच्छा टूल है। HbA1c की अपनी महत्ता है, CGMS SMBG की अपनी महत्ता है, सबके अपने अपने रोल हैं। डॉक्टर अजय, भारत में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर काफी तेजी से बढ़ा है, तो क्या अनकंट्रोल डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर और क्रोनिक किडनी डिजीजेस की खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल संभव जी, आपने बहुत ही समय के अनुसार सवाल पूछा है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस, यानी शुगर, प्रेशर, ये सब जो है एक समान माटी, कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस, कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक तरफ से होती है। तो कई बार ये 1+1 जो है वो 2 नहीं होके 11 होता है। जिस व्यक्ति को सिर्फ शुगर है और या जिसको शुगर प्लस BP है, तो जिसको शुगर प्लस BP है उन लोगों को हार्ट, किडनी ये सब की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर किसी भी व्यक्ति को जिसको शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, BP कंट्रोल नहीं है, तो उनको मैक्रोवास्कुलर डिजीज होने की चांसेस रहती है। जब हम मैक्रोवास्कुलर की बात करते हैं तो आंख की रेटिना, किडनी और नसों की खराबी, जिसको हम लोग कई बार ट्रायोपैथी भी कहते हैं, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, क्योंकि इनके खराब होने की जो प्रक्रिया है वो सेम है।
तो जब हाई शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भारत में फॉलो पुअर है, लोग शुगर उतना कंट्रोल नहीं करते, तो उसके कारण क्या होता है कि जो शुरू में आपने कंट्रोल नहीं किया है, जिसको हम लोग कहते हैं लिगेसी इफेक्ट, मेमोरी इम्प्रिंटिंग, वो बाद में भी जब आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा परेशानी करता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर शुगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे। दूसरा, अगर हम मैक्रोवास्कुलर यानी कि कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो यूकेपीडीएस जो एक ट्रायल किया गया था, उस काफ़ी लंबे समय तक ये ट्रायल चला और उसमें पाया कि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, जैसे जैसे 1% HbA1c या 2% HbA1c, हर बढ़ते HbA1c के साथ आपको लकवा, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, MI, हार्ट अटैक का संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है अगर आप इन सब चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना चाहते हैं। डॉक्टर अजय, हमने सुना है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में और मेंटेनेंस में मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने ये सुना है कि डायबिटीज का साइकोलॉजिकल भी काफी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, ये ना ही हम फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी असर डालता है। किसी को भी अगर ऐसी बीमारी हो जाए जो उसको पता है कि ये मेरे जीवन भर रहनी है और मुझे जीवन भर दवा खाना है, इसके कारण उसके फाइनेंस पे असर पड़ रहा है, बॉडी पे असर पड़ रहा है, तो उसके कारण उसके मन में एक अस्वाद आ जाता है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं जी। तो इसके कारण डायबिटिक पेशेंट में ऐसा पाया गया है कि मोर देन 60 to 70% लोगों में डिप्रेशन होता है, साथ साथ में एंजाइटी भी होती है। अब किसी व्यक्ति का जो प्रमुख खाना है, जो मनपसंद खाना है, वो उसको अब बताया जाए कि आपको डायबिटीज के कारण आप खा नहीं सकते। कई बार ऐसे हमें पेशेंट मिलते हैं जो कहते हैं सर हम शादी ब्याह पार्टी में आजकल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ तो मेरे लायक कुछ खाना नहीं होता। कई बार दोस्त बोलेंगे सर दोस्त के यहाँ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं चलो बैठो खाओ पियो, तो अब मेरे को तो ये मना है तो मैं जाना छोड़ दिया। तो ऐसे पेशेंट क्या है कि वो एलोन होते जाते हैं, एलूफ होते जाते हैं, और जिसके कारण उनमें धीरे धीरे अस्वाद, डिप्रेशन और एंजाइटी आती जाती है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डायबिटीज का काफ़ी होता है और ये पाया गया है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, और जिसके कारण क्या होता है उसके जो डायबिटीज की देखभाल पे उस पर असर होने लगता है। तो डायबिटीज पे ये उसके ट्रीटमेंट पे भी इम्पैक्ट करने लगता है और उसकी लाइफ, सेहत पे भी इम्पैक्ट करने लगता है। सर इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसको है पेशेंट को, परिवार को, सबको मिल करके चेयर अप करना होगा। और हम लोग हमेशा पेशेंट को ही कहते हैं कि आपका खाना कोई दूसरा खाना नहीं है, आप क्या खा रहे हैं वो मायने नहीं है, कितना खा रहे हैं वो मायने है। आप शादी ब्याह में जाइए, आप उसमें से जो गिने चुने जो खाने हैं वो लीजिए। आप खाने के लिए वहां नहीं जा रहे, आप सोशलाइज होने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलिए, उसको मिलना मत छोड़िए। तो आप अपने ये पॉजिटिव जो व्यू है वो उसको लेकर के जब आप चलेंगे तो आप अपना डिप्रेशन और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। डॉक्टर अजय, जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? किस तरह की डाइट को उनको फॉलो करना चाहिए? बहुत बहुत उपयुक्त सवाल है आपका, क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं सबसे ज्यादा इसी बात को चिंतित रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। स्पेशली जो उनके साथ आते हैं, जो अटेंडर होते हैं, वो होता है कि डॉक्टर साहब हमें क्या खाना चाहिए, इनको क्या नहीं लेना चाहिए। तो जो डायबिटिक पेशेंट है हम सबको यही कहते हैं कि आप हाई कैलोरी डाइट ना खाएं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो व्हाइट्स वाले सामान ना खाएं, जैसे कि मैदा ना खाएं, चावल ना खाएं और चीनी ना खाएं, नमक ना खाएं, मतलब कम खाएं, ये सब चीज़ों को बहुत ही कम खाएं। घी तेल का सामान ना खाएं, यानी जैसे 1 ग्राम फैट खाने पे आपको 9 कैलोरी मिलती है, तो इसका मतलब वसा युक्त भोजन नहीं करना, हाई कैलोरी डाइट नहीं करनी है। सिंपल है, क्या खा रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कितना खा रहे हैं। तो जो कितना खा रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके वजन कितना है, तो उसके हिसाब से, और आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं ये तय करता है कि आपको कितनी कैलोरी दी जाएगी। और जो कैलोरी है उसको हम लोग एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जब हम लोग 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट देते हैं, 20 to 30% प्रोटीन देते हैं, 10 to 20% फैट देते हैं। फैट्स में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सैचुरेटेड फैट कम हो और अनसैचुरेटेड फैट यानी मुफा पूफा ज्यादा हो, पोली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो। इस केस में अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग नमक की मात्रा और घी तेल की मात्रा और कम करते हैं। और अगर किडनी पेशेंट की बात करें तो हम लोग को ये देखना होता है कि कई बार अगर एडवांस किडनी डिजीज है तो पानी भी कम करते हैं, अदरवाइज हम लोग को वो देखना होता है कि खाने में प्रोटीन की मात्रा कम हो। दूसरा, आपका पोटेशियम ना बढ़ जाए। किडनी पेशेंट में कि बहुत कॉमन चीज होता है, पोटेशियम बढ़ जाती है जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो सामान खाने चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो।
कई बार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आप खाने में पोर्शन की मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, उसको छोटे छोटा काटें, पानी में भिगो दें, फिर वो पानी फेंक दें, ज़्यादा पानी में बनाएं, फिर उस पानी को भी त्याग कर दें, जिसको हम लीचिंग कहते हैं जी। और एक हम चार्ट देते हैं कि हाँ इन चार्ट में पोटेशियम ज़्यादा है तो इसको नहीं के बराबर खाएं, और जिसमें कम है उनको ज़्यादा खाएं। तो ये खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है किडनी पेशेंट में स्पेसिफिकली। बाकी हार्ट पेशेंट में मेनली नमक और घी तेल कम करने बोलते हैं। और इसको ये जो डाइट होती है बेसिकली एक हेल्दी डाइट है जो घर का हर आदमी खा सकता है। जी, आज आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे सभी दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उनका मार्गदर्शन किया, जिसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो से जुड़ सकते हैं। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर। आप सभी को धन्यवाद।